कि अगर मेल के अंदर कभी ऐसा रहा कि उनका स्पर्म में, वीर्य में कुछ कमी रही, तो वीर्य के कमी भी दूर हो जाती है। अब उसका इरेक्शन पावर रहा तो वो भी ठीक हो जाती है। फिर आपको मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद और बाढ़ चौंदी का रहने वाला हूँ। जी सर, आपके यहाँ सर जो इलाज है, जो सुनाई पड़ रहा है कि एक अलग टेक्निक, अलग तरकीब से इलाज होती है, किस तरह का है और उस पर प्रकाश डालेंगे सर। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो इलाज है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसको यूनानी, आज के डेट में यूनान कहा जाता है। और ग्रीक से ही आपको हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के बारे में जानते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में पूरा वर्ल्ड फेमस जो इसको आज मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, वो भी कन्वर्ट हुआ है ग्रीक से लैटिन में, और लैटिन में आने के बाद फिर उसी को मॉडिफाई किया गया है। तो हमारा ये जो इलाज है ये बेसिकली यूनानी इलाज, बहुत ही पुराना इलाज है, और इसमें तमाम बीमारियों का समझिए कि संपूर्ण और सफल इलाज होता है। जैसे आप समझिए कि अगर किसी को एब्डोमेन की बीमारी है, अगर एब्डोमेन के अंदर परेशानी है, आज देखते हैं क्या कि कुछ भी अगर होता है तो आपको एंडोस्कोपी करवाना पड़ता है, फिर क्या कहते हैं कि 4,000-5,000 रुपये लग जाता है इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। तो हमारे यहाँ पे उन इन्वेस्टिगेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ पाती है। कि यहाँ तो हम लोगों को इतना बताया जाता है कि अगर हम सिर्फ नाड़ी देखें, नब्ज़ देखें, जिसको आज दुनिया भूल चुकी है, कि आदमी नब्ज़ देख करके बहुत सारे रोगों को पता कर लेता है। तो अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि हमें भी पढ़ने का मौका मिला। हम भी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से जाकर के पढ़ाई करके आए, और सफलतापूर्वक यहाँ पर हम 5 साल से रह रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपको यही बता दें कि नाड़ी जब हम लोग देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं, उसमें अगर हम खाली पेट में किसी का के नब्ज़ पे अगर हाथ रख देते हैं तो उस नाड़ी को पकड़ करके हम 70% रोग समझ जाते हैं। 70% हमें समझ में आ जाता है। मगर आपको इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देंगे कि पहले के आदमी कोसों दूर चले जाते थे, उनके पास टॉर्च नहीं होता था। मगर आज जिस तरीके का हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर हमसे कहा जाए कि आप आधा किलोमीटर चलिए, हम लोग चल नहीं पाएंगे। तो वैसे ही कि पहले क्या था कि नाड़ी पकड़ करके ही सारे रोगों को आदमी जान लेता था, और आज के डेट में क्या है कि सारी चीज़ें इतना अपेयर हो चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशंस, के आदमी कराने पे मजबूर है। और दूसरी बात है क्या कि अगर डॉक्टर नहीं भी कर पाएगा ना, तो पेशेंट कहेगा क्या कि नहीं, हमको खुद तसल्ली नहीं हो रही है, हमको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन भी हम लोगों को कराना पड़ता है। वरना पहले क्या होता था कि सिर्फ हम लोगों को कहा जाता था कि भाई कारूरा लाइए। कारूरा कहते हैं मूत्र को, कि अगर मूत्र लेकर के आया तो आदमी देख लिया कि हाँ एक शीशी में, तो उसी से समझ में आ गया कि इसको कौन सी बीमारी है, या नाड़ी देख करके। या अगर उनको कहा गया कि हाँ भाई आप आओगे, जब सुबह सुबह जाओगे तो अपना स्टूल ले आओगे, तो एक स्टूल को देख लिया जाता, तो स्टूल से पकड़ लिया जाता कि हाँ इनके पेट में कौन सा रोग है। अब जैसे समझ में आता है कि इनको किडनी स्टोन है, या फिर क्या कहते हैं लीवर का प्रॉब्लम है, या गॉल ब्लाडर के अंदर कुछ परेशानी है, या बिलिरुबिन वगैरह के अंदर परेशानी है, या गैस्ट्राइटिस है, या इनको पेप्टिक अल्सर है, या क्या कहते हैं स्टोमेटाइटिस है। ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपको एक स्टूल देख करके आदमी पकड़ लेता है। वैसे तो हम लोग जैसे नब्ज़ देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ भाई मेंटली जो है ये इनका काम कैसा कर रहा है। क्योंकि ब्रेन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मोटर सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम, और वो सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। और जब हम लोग नाड़ी पे रखते हैं हाथ, तो उसका रफ्तार, उसका मध्यम, फिर उसका ठोकर, ये हम लोगों को बहुत कुछ बता देता है, बहुत कुछ दर्शाता है, जिसको हम लोग देखने के बाद में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट पर हम आते हैं कि जब इन चीज़ों को कि अगर हम सही से डायग्नोस कर लेते हैं, तशख़ीस कर लेते हैं, फिर हम उसका इलाज करते हैं। अब उसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पूरे बिहार के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। आप जानते होंगे कि आज मॉडर्न दौर में अगर आप चले जाएँ यूएसए वगैरह, चाइना में ये सब बहुत ज़्यादा चला हुआ है स्टीम बाथ। पूरे बिहार में कहीं स्टीम बाथ नहीं है, मगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी तैयार कर रखा हूँ, हमारे यहाँ स्टीम बाथ का भी है। दूसरा क्या है कि स्टीम बाथ किस तरह के रोगों में
स्टीम बाथ के लिए आप समझिए क्या कि जिस तरीके से ब्यूटी पार्लर के अंदर ब्यूटिशियंस वगैरह सब मिल करके भाप देते हैं, तो वैसे ही आदमी को खूबसूरती के लिए, जैसे शादी ब्याह होता है तो कैसे उपटन करते हैं, उपटन करते हैं तो उसमें आदमी को नहलाया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो स्टीम बाथ होता है, इससे जितना भी टॉक्सिसिटी होती है तो डिटॉक्सीफाई हो जाता है इंसान। अब उसमें आप जानते हैं कि स्किन डिजीज़ हो, यानी जल्दी बीमारियां हो, चर्म रोग हो, उसमें भी फ़ायदा होता है। फिर आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको जॉइंट्स पेन हो या आर्थराइटिस वगैरह की कोई सिम्टम्स हो, उसमें भी आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है। तो ये स्टीम बात हो गया। फिर उसके बाद आप आते हैं कपिंग थेरेपी पर, के हिजामा। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि आज के दौर में बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे यानी कि जितने भी एक्टर्स हैं कि सब के सब करवा रहे हैं। क्यों? इसलिए इसको थोड़ा हिंदी में बताइए सर कि सभी को समझ में आए दर्शकों को। मैं इसको बता रहा हूँ कि कपिंग थेरेपी यानी कि एक कप होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको बता रहा हूँ कपिंग थेरेपी के बारे में। ये कप रहा, इसकी एक थेरेपी होती है कि अगर किसी को भी मसल्स पेन है, ठीक है, या क्रोनिक आर्थराइटिस वगैरह है, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत ही कारआमद है। यानी कि पेन को फर्दर यानी कि पेन रिलीफ पहुंचाता है पेन में। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर किसी को बीमारी है चर्म रोग की, कि दिनाई है, या फिर क्या कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां खुजली वगैरह है इस तरीके की कि जो बरसों बरस से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे थेरेपी देते हैं। पहले हम लोग स्टीम करवाते हैं उसको, अब स्टीम भी कराते हैं। जैसे मैंने आपके सामने भी एक बात रखी थी स्टीम बाथ के लिए, तो स्टीम बाथ में आपको मालूम होगा कि हम उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डालते हैं। जैसे आप ये समझिए संदल हो गया, ठीक है, और ऐसे ही बाबूना, नाखूना, ये जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए देते हैं। फिर आपको उसमें केसर का प्रयोग करते हैं किसी को ब्यूटिशियन वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों का। या हम लोग गुलाब के पत्तियों का करते हैं या गुलाब के जड़ी का करते हैं, कि जिसके ज़रिए से, चूँकि गुलाब एक ऐसी चीज़ है, ऐसा पदार्थ है नेचर ने बनाया है कि जिसके ज़रिए से आपको जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन वगैरह है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैं सबको कहता भी हूँ कि जिन लोगों को पहले ज़माने में भी आप देखते होंगे कि लोग घरों में धुआं बत्ती करते थे, वो क्यों करते थे? वो सिर्फ इसीलिए कि घर को अपने डिटॉक्सीफाई करने के लिए क्या करते थे। तो हम भी स्टीम बाथ के ज़रिए वही करते हैं। अब रह गई एक बात है कपिंग के ज़रिए से, तो कपिंग ये जो है बहुत ही लाभदायक है। और इसके ज़रिए से आप समझिए क्या कि स्किन डिजीज़ को, पेन को आप यानी कि चाहेंगे कि किसी का स्वेलिंग है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो गए, अब उनका हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, या किसी का हाथ ही नहीं उठ पा रहा है, बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं। तो अब उनके लिए हम ये चीज़ करते हैं कि उनको कपिंग थेरेपी करते हैं, तो इससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और इससे ख़ास तौर से जो आपको वेस्ट यानी कि वेस्ट ब्लड है, बेकार खून जो है, आपको समझना चाहिए कि हम जितना चीज़ खाते पीते हैं तो हमारे अंदर तो बहुत सारी गर्मी है कि हम कुछ भी खाते हैं पचा जाते हैं। जैसे समझिए क्या कि गुटखाखोर सबसे ज़्यादा खूब गुटखा खाता है और ऐसी चीज़ों को पचा जाता है। अब ये सारी गर्मी जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी से गर्मी निकलता है किस चीज़ के ज़रिए? हमारे सलाइवा के ज़रिए, हमारे मूत्र के ज़रिए, हमारे स्टूल के ज़रिए से ये सब निकलता है। तीसरी चीज़ जो होती है कि वो पिंपल्स हो जाता है, जो दाना बन जाता है, तो क्या होता है कि भाप हमारे जिस्म के अंदर बनता है और वो एवोपरेट होकर के हमारे स्किन तक पहुंचता है। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब अगर हम अपने स्किन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक पतली सी शीट मिलती है, पतली सी शीट मिलती है, ये हम लोग देख भी चुके हैं। तो पतली सी शीट मिलती है, तो वहाँ पे जा कर के वो क्या है कि फैल जाता है। तो देखे होंगे कि तकरीबन 18 तरह की बीमारियाँ होती हैं स्किन डिजीज़ में, चर्म रोग के अंदर। तो उसमें कौन सी चीज़ है कि जब वो अपीयर होता है तो उसको पहचानना पड़ता है, उसी के मुताबिक फिर आपको दवा भी बना करके देना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं यहाँ पर जो हूँ तो मैं अपने से दवा बना करके देता हूँ। तो जो दवा बना के देते हैं सर जी, क्या वो एलोपैथी की होती है, आयुर्वेदिक होती है या होम्योपैथी की होती है, किसकी होती है? ये ना आयुर्वेदिक की होती है, ना होम्योपैथिक की होती है,
ना मॉडर्न होती है, एलोपैथिक भी नहीं होती, बल्कि वो हकीमी होती है। हकीमी क्या कहना चाहते हैं आप? हकीमी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हकीमी में यानी समझिए कि जड़ी बूटी। तो उसे आयुर्वेदिक में तो रख ही सकते हाँ, हैं। आयुर्वेदिक में रख सकते हैं आप, मगर हम इसलिए बोल रहे हैं हकीमी कि हमारे यहाँ आयुष जो कहा गया, तो आयुर्वेदा को अलग कर दिया गया, यूनानी को अलग कर दिया गया, होम्योपैथिक को अलग कर दिया, तो फिर मैं उनको क्यों इंक्लूड करूँ? मैं नहीं कर सकता। सर, ये एलोपैथिक के अपेक्षा ये महंगी इलाज है या सस्ती? देखिए, एलोपैथिक के अपेक्षा में ये बहुत ही सस्ता इलाज है। आप एलोपैथिक में अगर जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास में, तो आपको एक मरतबा फीस लगता है। फिर आपके पास में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में आपको ये समझ लीजिए कि 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो ऐसे ही घुस जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हेयर का प्रॉब्लम है, अब हम इस कपिंग थेरेपी के ज़रिए से हेयर में भी करते हैं, जिसका हेयर ग्रोथ नहीं हो पाता है, बाल झड़ रहा है, बाल झड़ना शुरू हो गया, तो बाद लोग होते हैं जैसे हमारे धीरज जी चौहान जैसे कि वो अपना बाल ही मुंडा के रखे रहते हैं। तो हम तो कहते हैं कि नहीं, हम तो इसके ज़रिए से क्या करते हैं कि एक खेती को जिस तरीके से हल चलाया जाता है, उसका ही का काम किया जाता है इसके ज़रिए से, कि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर दिया जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन को करते 3 से 4 दफ़ा करा लेने के बाद में खुद ब खुद बाल का उगना शुरू हो जाता है। या बहुत सारी हमारी लेडीज़ ऐसी हैं कि जिनका बाल टूटता है। बाल भी कई प्रकार से होता है, एक तो है कि जड़ से टूटना, दूसरा है क्या बाल का फटना। तो अभी इसको भी समझना पड़ता है कि बाल फट रहा है कि बाल टूट रहा है, कि अब बीच से टूट रहा है या जड़ से टूट रहा है। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोस करना पड़ता है, फिर उसी के मुताबिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, कप थेरेपी जो आप करते हैं, जी, कितने मर्तबा करवाना पड़ेगा किसी को? कितने कपिंग टाइम? कपिंग थेरेपी हम्म, कपिंग थेरेपी आप समझ लीजिए कि आज दुनिया परेशान है। अब जैसे कि रोग रहा उसी के मुताबिक, अब आप यूँ पूछिएगा कि जैसे कि किसी को भी बुखार अगर आता है, तो उसको जब जब बुखार आया तो दवा तो लेनी होगी। नहीं, जैसे आप कहें कि मैं बाल के लिए करता हूँ, हाँ अगर बाल के लिए कोई करवाना चाहे जी, तो कितने दफा उनको आपको बाल सुनना पड़ेगा? बाल की के लिए अगर कोई करवाना चाहता है, तो बाल के लिए उनको समझिएगा कि 4 दफ़ा से 5 दफ़ा अगर आप करवा लेते हैं, यानी कि 7-8 दिन में, हाँ, यानी वीकली आपको करवाना पड़ेगा। बिक्री करवाना? हाँ, वीकली करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको कुछ मेडिसिन भी हम यहाँ से देते हैं कि जिसको आप खाएंगे तो फिर आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, क्या मेरा इम्प्रूव हुआ है। बाल पे तो ये भी कहा जाता है सर कि उम्र के हिसाब से ही होता है, तो क्या मानते हैं आप? या आनुवंशिकता होता है? उम्र के हिसाब से कहिएगा तो अब तो जो नन्हे नन्हे हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उनके भी बाल पके हुए हो रहे हैं। जी। तो क्या कहिएगा आप? नहीं, बाल उगने की जो लोगों का जो अपना एक नजरिया है जी, कि दिया जाता है कि अगर 40+ आप हैं, नहीं, तो ऐसा बाल कुछ नहीं आपका उगाया है, नहीं ऐसा जाता। कुछ नहीं है। हमारे दादाजी 110 साल के थे और न उनको चश्मा लगा था। मैं भी चश्मा पहनता हूँ सीख, चूँकि एलर्जी है मुझे आइज़ में, मेरी आँख ख़राब नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो क्या है कि वो 110 साल की उम्र में मक्का का यानी मकई का भूना खाते थे और आँखों की रोशनी बिल्कुल ठीक थी। अगर सुई गिर जाता तो वो उठा सकते थे। 110 साल तक वो जीवित रहे अच्छा, यूनानी और पद्धति बाल के भी बारे उनकी में- सही थी। यूनानी पद्धति के बारे में, जी। यूनानी चिकित्सा पद्धति जो आप कर रहे हैं, तो उस पर कुछ और विशेष रूप से बताइए जिससे दर्शकों को समझने में आसानी हो। यूनानी के लिए आप ये समझ लीजिए कि दुनिया आज के डेट में जैसे कि बहुत सारी बीमारियां आम हो चुकी हैं। जैसे आप ये समझिए कि सेक्स संबंधित कि बहुत सारी हमारी स्त्री हैं कि जिनको कहते हैं कि जरियान की शिकायत हो जाती है, कि धात की शिकायत हो जाती है। मर्दों में भी है, ये औरतों में भी है। तो उसका क्या क्या कारण है, मॉडर्न में जाने के बाद में किसी का भी जल्दी सही नहीं हो पाता। जल्दी क्या, हमने आज तक किसी को देखा ही नहीं कि जब तक दवा खाए तब तक ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर वैसा ही हाल। मगर हमारे यहाँ पर क्या है कि जो भी अगर हमारे पास में 7 मंथ तक अगर इलाज करवा लिए हैं, कि अगर गर्भवती नहीं है तो वो गर्भ में भी उनको अच्छा हो जाता है। कि अगर मेल के अंदर कभी ऐसा रहा कि उनका स्पर्म में वीर्य में कुछ कमी रही, तो वीर्य के कमी भी दूर हो जाती है। अब उसका इरेक्शन पावर रहा तो वो भी ठीक हो जाती है। फिर आपको कहते हैं स्त्री के अंदर जो धातु की प्रॉब्लम होती है, कि जिसकी वजह से हमेशा चिपचिपा रहना और फिर परेशान रहना, फिर हर वक्त सुस्ती रहना, बेड से नहीं उठ पाना
और कोई भी अगर कुछ बोले तो फ़ौरन चिड़चिड़ा जाना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। तो उन सब चीज़ों का आप जानते हैं कि बरसों से हकीमी इलाज इससे बेहतर कोई इलाज ही नहीं रहा है, और दुनिया जानते हैं और आज ढूंढते हैं कि भाई हकीम कहाँ मिलेंगे। चूँकि हुआ क्या है ना कि अब हमारे ही जैसे लोगों को डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, चूँकि हकीम के आगे भी अब लग गया है डॉक्टर, कि हमारा जो यूजीसी से जो मंजूर शुदा है तो उसमें हकीमी प्लस डॉक्टर दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे 1982 से हम लोगों का जो सिलेबस बना, तो 1982 से जो सिलेबस बना यूजीसी से मंजूर शुदा है। आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, इन सब चीज़ों में एनाटॉमी, फिजियो और माइक्रोबायोलॉजी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बस उसके बाद आयुर्वेदा पढ़ाया जाता है, होम्योपैथिक पढ़ाया जाता है, मगर हम लोगों को फुल सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। यानी कि यूनानी मेडिसिन भी पढ़ना होता है और हम लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन भी पढ़ाया जाता है, और हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन भी पढ़ते हैं। जैसे ऑब्स और गायनी में पीडियाट्रिक्स के लिए, बच्चों के लिए हम यूनानी भी पढ़ते हैं तो मॉडर्न भी पढ़ते हैं, दोनों चीज़ें पढ़ते हैं। यही वजह है कि सरकारी तौर पर अभी हाई कोर्ट भी हुआ था यूपी के अंदर, तो उसमें जब हमारे डॉक्टरों को कहा गया कि भाई आप एलोपैथिक कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे सिलेबस में है और हम खुद इंटर्नशिप भी किए हैं मॉडर्न मेडिसिन में, तो हम तो एलिजिबल हैं, आप यूजीसी से जा कर के मिलिए। तो फिर हम लोगों को गवर्नमेंट ने इलाज करने की सुविधा भी दी कि नहीं आप लोग कर सकते हैं। इवन कि हम लोगों को अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करने की अनुमति प्रदान की गई है, मगर यह है कि आप उसके साथ में बेसिक तौर पर आप जा कर के सीखें, उसके बाद ही करें। क्योंकि किसी के जीवन से खेलना ये अच्छी चीज़ नहीं है, कि अगर आप किसी के जीवन से खेलते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आदमी को हमेशा सही करना चाहिए, जितना नॉलेज में हो, जितना जो जानकारी में हो वही चीज़ करना चाहिए, और डंके की चोट पर करना चाहिए, हिम्मत और हौसले के साथ में करना चाहिए।